नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ ये कहानी है सुनीता और उसके मामा जी और उनके पूरे परिवार की। सुनीता के मामा जी गांव के काफ़ी प्रतिष्ठित इंसान थे। वो गांव के मुखिया थे, इसलिए लोग उनकी काफ़ी इज्जत करते थे और सब उनकी बातें भी माना करते थे। सुनीता अपने मामा के साथ उनके घर में करीब करीब जब उसकी उम्र 10 साल की रही होगी, वो तब से रहा करती थी। मामा जी का कोई बच्चा ना होने के कारण मामा जी ने सुनीता को एक तरह से गोद ही ले लिया था और सुनीता के माता पिता का देहांत उसकी बचपन में ही हो चुका था। तो सुनीता के मामा जी ने सुनीता को अपनी बेटी की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी, हर चीज़ की जिम्मेदारी उन्होंने ही उठा रखी थी। सुनीता की पढ़ाई वो बहुत अच्छे से करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके नज़र में बेटा और बेटी दोनों एक समान ही थे। सुनीता के स्कूल की पढ़ाई तो उसके गांव से ही हुई थी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए गांव में कोई भी कॉलेज ना होने के वजह से गांव से थोड़ी दूरी पर एक कॉलेज था, जहां पर सुनीता का एडमिशन करवा दिया गया था। सुनीता भी बहुत मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। गांव की सिर्फ 2 लड़कियां ही ऐसी थी जिनकी पढ़ाई कॉलेज तक की करवाई जा रही थी। वो सुनीता के साथ ही आना जाना किया करती थी। उनको गांव से काफ़ी दूर आना जाना पड़ता था, इसलिए जब भी वो कॉलेज आना जाना करती तो साथ में ही किया करती थी, क्योंकि उस जगह से लेकर उनके गांव तक के लिए गिनी चुनी ही आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध थीं। अगर वो साधन किसी तरह से आप चूक जाएं तो आपको गांव तक आना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, या कि आप ये भी कह सकते हैं कि फिर गांव तक आपको पैदल चलते हुए ही आना पड़ता था। एक दिन की बात है, सुनीता की दोनों सहेलियां आज कॉलेज से जल्दी निकलकर घर चली गई थीं, क्योंकि उनके क्लासेस खत्म हो चुके थे। लेकिन सुनीता का कुछ प्रोजेक्ट का काम आज भी बाकी था और कल उसकी सबमिशन की डेट थी। आखिरी डेट होने के वजह से सुनीता कॉलेज में लाइब्रेरी में अकेली बैठकर अपना प्रोजेक्ट का काम पूरा कर रही थी। वो काम इतना मन लगाकर कर रही थी कि उसे वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। उसे ये याद भी नहीं रहा कि कॉलेज से अगर वो टाइम से नहीं निकलती है तो उसे गांव तक पैदल ही जाना पड़ सकता है। और आखिरकार उसने अपना प्रोजेक्ट जब पूरा किया तब उसकी नज़र घड़ी पर गई। घड़ी पर करीब करीब 6:15 बज चुके थे। अब सुनीता का दिमाग घूम गया, क्योंकि सारे आने जाने के साधन इस वक्त तक खत्म हो जाते थे। अब सुनीता के मन में अजीब अजीब ख्याल चलने लगे, क्योंकि आज वो अकेली थी तो उसे डर लगना तो स्वाभाविक था। सुनीता बस अब यही सोच रही थी कि वो गांव तक कैसे जाएगी, क्या करेगी वो गांव तक पहुंचने के लिए। आखिरकार कोई रास्ता ना होने के वजह से उसको ये बात अच्छे से पता थी कि उसे हर हाल में अब पैदल ही गांव तक चलकर जाना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा देर नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसे काफ़ी देर हो चुकी थी और अब थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला था। सुनीता ने अपने कदम जल्दी जल्दी गांव की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिए और सुनीता जैसे जैसे गांव की तरफ बढ़ती जा रही थी, घना काला अंधेरा बढ़ता जा रहा था। बीच में काफ़ी सारे खेत, छोटे मोटे पहाड़ और कई जंगल भी थे, जिनको पार करते हुए कच्चे रास्ते से होते हुए उसे अपने गांव की तरफ बढ़ते हुए जाना था। सुनीता को काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि सारे रास्ते, पूरा खेत खलिहान, सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ था। एक भी इंसान की प्रजाति दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। खेत और जंगल होने के वजह से कभी कभी बीच बीच में
सियारों की रोने और चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी, जिससे सुनीता को काफ़ी डर लग रहा था। सुनीता काफ़ी घबरा रही थी और जैसे जैसे उसे डर लग रहा था, वो भगवान का नाम लेते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाती हुई जा रही थी। लेकिन इतना तेज चलने के बाद भी रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। रास्ता और लंबा होता जा रहा था। उसने कम से कम 4 से 5 खेत पार कर लिए थे, 2 जंगल पार कर चुकी थी वो, लेकिन रास्ता अभी भी काफ़ी ज़्यादा बाकी था। किसी भी गाड़ी या साधन से आने जाने की वजह से रास्ता उसे कभी भी इतना लंबा महसूस नहीं हुआ था। और आज तो वो पैदल भी थी और अकेली भी थी। ऊपर से ये काली घनी रात, जिसमें डर की सीमा उसकी पार हो चुकी थी। वो काफ़ी दूर आगे चलते चलते अब एक ऐसे खेत में पहुंच चुकी थी जहां पर एक बहुत सालों पुराना बरगद का पेड़ था। वो पेड़ दूर से काफ़ी भयानक लग रहा था और उसी के नज़दीक से होते हुए उसे जाना था। सुनीता अब काफ़ी थक चुकी थी, उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और वो कहीं बैठकर आराम करना चाहती थी, लेकिन उसको कोई भी जगह ऐसी नहीं मिल रही थी जहाँ थोड़ी बहुत भी रोशनी होती और वो वहाँ पर बैठकर 5 मिनट सांस ले पाती। और वो बरगद के उस पेड़ को दूर से ही देखकर काफ़ी घबराने लगी, क्योंकि अंधेरे में उस पेड़ का रूप काफ़ी भयानक एक बड़े राक्षस की तरह दिख रहा था। वो बरगद का पेड़ बहुत पुराना होने के वजह से उसकी लंबी लंबी घनी जटाएं ज़मीन को छू रही थीं। हवा नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो उस बरगद के पेड़ के पास आती गई, लगा जैसे अचानक से कहीं से बहुत ठंडी हवाएं चलने लगी। थोड़ी देर के लिए तो सुनीता को काफ़ी राहत मिली, क्योंकि उसका काफ़ी पसीना बह चुका था गर्मी के वजह से। तो ये ठंडी हवाएं उसे काफ़ी आराम महसूस करवा रही थी। लेकिन अचानक उसका ध्यान गया कि हवाएं बाकी कहीं नहीं चल रही, कहीं भी कोई भी पेड़ का पत्ता तक नहीं हिल रहा। और ये हवाएं इतनी तेज कैसी हैं कि ये बरगद की जटाएं तक को हिला रही है। अब वो काफ़ी डर चुकी थी। वो जल्दी जल्दी तेज कदमों से भागती हुई उस बरगद के पेड़ को पार करके आगे निकल जाना चाहती थी, लेकिन वो जैसे जैसे उस पेड़ के नज़दीक आती जा रही थी, हवाएं बढ़ती जा रही थी। हवाएं इतनी तेज थीं जैसे वो उसके कानों पर पड़ती तो उसे लगता जैसे कोई उसके कानों में आकर धीरे से फुसफुसा रहा हो। ये सब अब उसको और ज़्यादा डरा रहा था। अब वो तेज चलने के बजाय थोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी उस पेड़ को पार करके आगे जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ के नज़दीक पहुंची, अचानक लगा जैसे उसके पैरों में उस पेड़ की जटाएं लिपट सी गई हों और वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई। गिरते ही उसके सर पर शायद किसी पत्थर से चोट लगने के वजह से धीरे धीरे अब उसके ऊपर बेहोशी छाने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी और बंद आंखों से उसे लग रहा था जैसे उस पेड़ के ऊपर, बहुत ऊपर कोई बैठकर अपने पैरों को हिला रहा हो, जिसकी घुंघरुओं की आवाज़ वो साफ साफ सुन सकती थी। हाँ, लेकिन उस आकृति का चेहरा उसे दिखाई नहीं दिया। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं और जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने चारों तरफ अपने मामा और गांव के कुछ लोगों को पाया और उनको देखकर वो घबराकर तुरंत उठ बैठी और सबसे सवाल पूछने लगी कि मैं यहाँ कैसे आई। मैं तो घर आ रही थी और मुझे चोट लगी, मैं गिर गई, मेरे पैरों में वो बरगद की जटाएं फंस गई थी, मैं यहाँ कैसे आई मामा जी। मामा जी ने उसको शांत करते हुए कहा, बेटी तू बिल्कुल ठीक है, तू चिंता मत कर। हम सब तुझे ढूंढने के लिए बहुत पहले ही निकल गए थे, क्योंकि हमें पता था गांव की वो दोनों लड़कियां
जल्दी कॉलेज से आ गई थी और तुझे आने में लेट हुआ, इसलिए हम तुझे पहले ही ढूंढने के लिए निकल चुके थे। और जब हम काफ़ी आगे बढ़े तो हमने तुझे उस पेड़ के पास बेहोश पाया, तो हम तुझे उठाकर यहाँ लेकर आ गए। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू बिल्कुल ठीक है। मामा जी की बातें सुनकर सुनीता को तसल्ली तो थी कि हाँ वो ठीक है, अपने घर में है, लेकिन सुनीता को अपने शरीर में कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा था। उसे अपना शरीर काफ़ी भारी लग रहा था। वो काफ़ी थका थका महसूस कर रही थी। फिर उसके दिमाग में ये बात आई कि शायद वो इतनी दूर पैदल चलकर आई थी, इस वजह से उसे थकावट हो गई हो, क्योंकि गांव की होने के बावजूद भी उसको कभी भी इतनी दूर पैदल चलने की नौबत नहीं आई होगी, क्योंकि मामा जी ने हमेशा उसे अपने सर आंखों पर बिठाकर रखा था। सुनीता ने सोचा वो थोड़ी देर और आंखें बंद करके आराम करेगी तो उसे अच्छा लगने लगेगा। उसने वैसा ही किया। वो आंखें बंद करके जैसे ही सोने की कोशिश करने लगी, उसे बार बार वही बरगद का पेड़ दिखाई देने लगा और उस पेड़ के ऊपर बैठा वो काला साया, जिसकी घुंघरुओं की आवाज़ साफ साफ सुनीता ने सुनी थी। ये उसका कोई वहम नहीं था, ये उसे पूरी तरह से यकीन था। वो चाहती थी ये बातें अपने मामा जी को बताने की, लेकिन उसे यही लग रहा था कि अगर वो ये बातें अपने मामा जी या किसी को भी बताएगी तो सबको लगेगा कि ये उसका वहम है, कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए उसने किसी से भी इस बात का जिक्र ना करना ही सही समझा और वो सोने की कोशिश करने लगी। आखिरकार उसको नींद आ गई। अगली सुबह जब सुनीता उठी तो आज उसे कल से काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था। थकावट तो फिर भी कम हो गई थी, लेकिन शरीर का भारीपन ऐसा लग रहा था जैसे बढ़ता जा रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आज अगर कोई उसे गौर से देखता तो शायद समझ जाता। वो थोड़ा सा झुक कर चल रही थी, ऐसे जैसे उसके कंधों पर कई किलो की बोरियां किसी ने लाद दी हो। उसने उसी तरह से अपने घर के सारे काम निपटाए और आज तो उसका कॉलेज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आज उसका प्रोजेक्ट उसे सबमिट करना था। उसने तुरंत ही अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज मेरी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है, या तो आप मेरे साथ चलिए या तो फिर ये प्रोजेक्ट जा कर के ना आप मेरे तरफ से जमा करके आ जाइए। मुझे बहुत भारीपन सा लग रहा है, मुझे चलने में तकलीफ़ हो रही है, लग रहा है जैसे किसी ने मेरे शरीर पर बहुत सारा वज़न रख दिया है। ये बातें सुनकर मामा जी को काफ़ी अजीब लगा और मामा जी को यही बात समझ में आई कि शायद कल के वजह से उसे काफ़ी थकावट हो गई है। फिर मामा जी ने कहा, बेटी तू बिल्कुल चिंता मत कर, मुझे दे दे, मैं खुद जा कर के वहाँ पर जमा कर कर आऊँगा तेरा ये प्रोजेक्ट, और टीचर को ये भी बता दूँगा कि तेरी तबीयत ख़राब है, तो जब तेरी तबीयत ठीक होगी तभी तू कॉलेज आएगी। फिर सुनीता ने कहा, ठीक है मामा जी, मैंने खाना वगैरह सब बना दिया है, आप चाहिए तो खाना खा कर जाइएगा, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं नहीं बैठ सकती। सुनीता की ऐसी हालत देखकर उनको थोड़ी चिंता तो हो रही थी, इसलिए उन्होंने पड़ोस की एक औरत को जाकर सुनीता के पास थोड़ी देर बैठने के लिए कह दिया और वो सुनीता का प्रोजेक्ट लेकर कॉलेज में सबमिट करने के लिए चले गए। सुनीता आकर अपने बिस्तर पर लेट गई थी। उसके शरीर का वज़न थोड़ी देर में काफ़ी बढ़ चुका था। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके सीने पर वज़न रख कर गया हो। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पड़ोस की औरत उसकी देख रेख करने के लिए आ गई थी। वो बार बार सुनीता से ये जानने की कोशिश कर रही थी कि सुनीता को क्या हुआ है, उसे कैसा लग रहा है, लेकिन सुनीता अपनी हालत किसी को भी समझा नहीं पा रही थी। और इस वक्त
जब उसे अपने सीने पर वजन रखा हुआ महसूस हो रहा था, तब तो उसकी हालत ऐसी थी कि उसके मुंह से एक बोली तक नहीं निकल पा रही थी। वो काफी खुद को बंधा हुआ और दबा हुआ महसूस कर रही थी। वो इशारे से उस पड़ोस वाली चाची को समझाने की कोशिश करने लगी कि उसके सीने पर जो भी रखा हुआ है उसे हटा दें, लेकिन उन चाची को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो बार बार सुनीता के सर पर प्यार से हाथ फेरती। उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद सुनीता को किसी की नज़र लग गई हो। उन्होंने उसी बीच में सुनीता की कम से कम 5 बार नज़र उतारी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब सुनीता के चेहरे के हाव भाव काफ़ी बदल चुके थे। अचानक से सुनीता के चेहरे पर अजीब सी झुर्रियाँ, अजीब सी थकावट और अजीब सा कालापन हावी होने लगा था। सुनीता को देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे सुनीता काफ़ी समय से बीमार हो। ये सारे बदलाव सुनीता के अंदर उन चाची जी के सामने ही हो रहे थे। वो ये चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा पा रही थी कि सुनीता के साथ कोई सामान्य मुश्किल नहीं हुई है। उसके साथ कोई ना कोई ऐसी प्रेत शक्ति जुड़ चुकी है जो कि सुनीता को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और ये बात उन्होंने तुरंत जाकर अपने पति को बताई। उनके पति ये बात सुनने और मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, हमें क्या लेना देना है, तुम भी ना क्या फालतू के पछड़ों में पड़ रही हो, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक ही थी। ज़्यादा फालतू का दिमाग मत चलाओ। जब आएंगे मुखिया जी तो उनको जो बताना है बता देना। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त वहाँ बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बात तो यही होती है कि जब मुसीबत किसी और के घर में आई हो तो शायद ही कोई लोग होते हैं जो आगे से आकर खुद आपकी मदद करते हैं। चाचा जी को तो नहीं पड़ी थी कुछ भी करने या इन पछड़ों में पड़ने की, लेकिन उन चाची जी को सुनीता से एक अलग लगाव बचपन से ही था, क्योंकि उन्होंने सुनीता को बचपन से आज बड़े होने तक देखा था। उनसे सुनीता की हालत देखी नहीं जा रही थी और अब धीरे धीरे सुनीता की आंखें चढ़ने लगी थीं। वो काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें बुदबुदाने और बड़बड़ाने लगी थी। शायद यहाँ पर आज अगर सुनीता की मामी होती तो बात अलग होती, लेकिन कई सालों पहले ही सुनीता की मामी अचानक कहीं गायब हो गई थी, जिनके लिए मामा जी ने काफ़ी खोजबीन करवाई, पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन उनका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। तब से सुनीता और उसके मामा जी ही सिर्फ घर पर रहा करते थे। सुनीता को अब अचानक बहुत तेज बुखार आने लगा था। उसका शरीर लावे की तरह तप रहा था। पड़ोस वाली चाची जी को जो भी काढ़ा या देसी उपाय पता थे, उन्होंने वो चीज़ें सुनीता के लिए तुरंत ही करना शुरू कर दिया था। वो अब तीसरी या चौथी बार सुनीता के लिए कोई घरेलू काढ़ा बनाने के लिए अपने घर पर गई हुई थी। इतनी देर में जब वो लौट कर आई तो उन्होंने देखा सुनीता अपनी जगह पर नहीं है। उन्होंने पूरे घर में सुनीता को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा सुनीता को तो उनके होश उड़ गए। सुनीता अपने मामी के बंद कमरे को खोलकर उनके साज श्रृंगार का सामान उठाकर खुद तैयार हो रही थी और खुद को उसने इस तरीके से सजाया हुआ था जैसे कि उसकी मामी कभी खुद को सजाया करती थी। उनको गहनों का, साड़ियों का, सुंदर सुंदर बिंदियों का, चूड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक था। उन्होंने अपने लिए पता नहीं कितने प्रकार के गहने बनवा रखे थे। सुनीता के शरीर पर वो सारे गहने, बहुत ही सुंदर सी बनारसी साड़ी, सुंदर सी बिंदी, भरी भरी मांग, वो उस तरह से तैयार होकर उस कमरे में बैठकर आईने में खुद को निहारे जा रही थी।
मामी जी के जाने के बाद से वो कमरा सालों से बंद था। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। पड़ोस वाली चाची को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि उस ताले की चाबी तो सिर्फ और सिर्फ मुखिया जी के पास ही रहती है। अचानक ये ताला सुनीता ने कैसे खोल दिया और वो मामी जी की तरह श्रृंगार क्यों कर रही है। लेकिन उसको देखकर पड़ोस वाली चाची की अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सुनीता के पास जाए, क्योंकि उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि मैं जैसा सोच रही थी सुनीता के साथ ऐसी ही कोई परेशानी जुड़ चुकी है और ऐसी परेशानियों का हल थोड़ी ना सबके पास होता है। वो अब बस सामने के दरवाजे पर बैठकर मुखिया जी के आने का इंतजार करने लगी। देखते ही देखते थोड़ी देर में मुखिया जी घर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। वो भागती हुई उनके पास पहुंची और उनको सारा कुछ उन्होंने बता दिया। ये सारी बातें सुनकर मुखिया जी को भी काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि सुनीता को साज श्रृंगार का कोई भी शौक नहीं था। इससे पहले जब उसकी मामी जिंदा थी तो भी उन्होंने कई बार सुनीता को सजने संवरने की सलाह दी थी, लेकिन सुनीता हमेशा यही कहती थी कि मामी अभी मुझे मेरे पढ़ाई पर ध्यान देने दीजिए ना, और जब मेरा समय आएगा तो मैं भी आप ही की तरह साज श्रृंगार करके सुंदर दिखा करूँगी। और मामी भी हंसकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेर देती और कहती, अरे मेरी बिटिया, तू मेरे जैसी क्या, तू मेरे से भी ज़्यादा सुंदर है, तो तू तो श्रृंगार करेगी तो तेरा रूप अलग ही निखर कर आएगा। ये बात सुनकर सुनीता हंसकर वहाँ से चले जाया करती थी। लेकिन आज मुखिया जी ये सारी बातें सुनकर घर के अंदर जब आए तो उन्होंने सुनीता का ये रूप देखकर काफ़ी घबराते हुए सुनीता को आवाज़ दिया और कहा, सुनीता बेटे, ये सब क्या है और तुमने तुम्हारे मामी के कपड़े क्यों पहने हैं? सुनीता ने तुरंत अपना सर सामने की तरफ करते हुए कहा, मैंने उसका श्रृंगार नहीं किया है, ये सब मेरी चीज़ें हैं। ये बात सुनते ही मुखिया जी थोड़ी देर के लिए घबरा गए, क्योंकि सुनीता अजीब से भारी दो आवाज़ों में बात कर रही थी। उनको कहीं ना कहीं सुनीता के आवाज़ में अपनी पत्नी की आवाज़ भी महसूस हो रही थी। वो सुनीता की तरफ आगे बढ़ने लगे और जैसे ही वो सुनीता के पास पहुँचे, सुनीता ने तुरंत उनको उनके गले से पकड़कर हवा में ऊपर उठा दिया और उनको जान से मारने की बात करने लगी। उन्होंने कहा, तूने मेरी जान ली है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं यहाँ सिर्फ तेरे लिए ही आई हूँ। ये बातें सुनकर मुखिया जी को जैसे सांप सूंघ गया था। वो पूरी कोशिश कर रहे थे खुद को सुनीता के चंगुल से छुड़ाने की, लेकिन वो कुछ भी कर पाने में पूरी तरह से असहाय थे। उन्होंने हाथ पैर चलाना शुरू किया, लेकिन वो सुनीता के आस पास तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। बहुत देर तक उनको हवा में लटका कर रखने के बाद सुनीता ने अपनी ताकत के साथ उनको एक दरवाजे के तरफ झटका देकर फेंक दिया। वो जाकर दीवार से टकरा गए, उनके सर पर चोट लग गई और वो वहाँ से उठकर घोड़े की तरह बनकर, जैसे छोटे बच्चे घोड़े की तरह चलते हैं, दरवाजे से निकलकर भागने की कोशिश करने लगे। जैसे तैसे उन्होंने वो घर का दरवाज़ा पार कर लिया। उनकी वैसी हालत देखकर गांव के जो लोग थोड़े बहुत बाहर थे, वो तुरंत मुखिया जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, क्या बात है मुखिया जी, क्या हो गया आपको? आप ऐसे कैसे क्यों अपने घर से निकल कर आ रहे हैं? और अंदर वो चाची एक कोने में दुबक कर ये सारा दृश्य देख रही थी। उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सुनीता के आसपास भी भटक सके। मुखिया जी ने बाहर सारे गांव वालों को सारी बातें बता दी। वो ये बातें सुनकर सब दंग रह गए, क्योंकि इससे पहले कभी भी उनके घर में या उनके गांव में
ऐसी कोई चीज़ कभी किसी ने सुनी नहीं थी। हाँ, आसपास के गांव में ऐसी चीज़ें उन्होंने सुन रखी थी, लेकिन अब गांव वालों के सामने समस्या ये थी कि अगर बिटिया के साथ ऐसी कोई परेशानी हो गई है तो क्यों और कैसे, और इसके लिए कहाँ से और क्या समाधान ढूंढा जाए। गांव की भीड़ में ही वो बगल वाली चाची जी के पति भी थे। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी के बारे में पूछना शुरू किया। मुखिया जी ने कहा, मुझे नहीं पता, वो मेरे साथ वहीं अंदर ही थी, अभी वो कहाँ है मुझे नहीं पता। लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस घर में जाकर चाची जी को ढूंढने की। धीरे धीरे दबे कदमों से वो चाची भी मुख्य दरवाजे से निकलकर बाहर आ चुकी थी। उनकी भी हालत डर के मारे बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उन्होंने बाहर निकलते ही दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। भीड़ को चीरते हुए उनके पति उनके पास आए और उन्होंने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा तुम ऐसे ही फालतू की बातें कर रही हो, ये मुसीबत तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सारे गांव वाले यही सोच रहे थे कि किसको इस समस्या का उपाय करने के लिए बुलाया जाए। भीड़ में से ही एक इंसान ने कहा, मैंने पड़ोस के गांव में एक तांत्रिक बाबा के बारे में सुना हुआ है, जो कि कभी भी अगर उस गांव पर ऐसी कोई भी मुसीबत आती है तो हमेशा उसका समाधान वही करते हैं। हमें जल्दी से जल्दी उन तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए। सारे लोगों ने एक साथ सहमति दे दी, लेकिन कुछ लोग ही मुखिया जी के साथ उस तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए निकल गए। जब वो उस बाबा जी के पास पहुँचे तो वो बाबा जी ने तुरंत उनके सामने आते ही सारी बातें बोलना शुरू कर दी और कहा, तुम लोग जिस चीज़ का समाधान करवाने के लिए आए हो, मुझे वो सब बातें पता है। मैं तो कई दिनों से इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि वो कब और किस पर हमला करेगी, क्योंकि वो और कोई नहीं उस बरगद पर रहने वाली चुड़ैल है, जिसने कि कई आने जाने वालों पर हमला किया। हाँ, लेकिन उसने अभी तक जिन लोगों पर हमला किया उसने सबकी जान ले ली। क्यों उसने तेरी बेटी सुनीता को अभी तक जिंदा छोड़ा है, ये बात तो अब मुझे भी जाननी है। इसलिए चलो, मैं तुम सबके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वो बाबा तुरंत सारे गांव वालों के साथ मुखिया जी के घर के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में बाबा जी मुखिया जी के घर के सामने थे। उन्होंने इशारे से सबको बाहर ही रुकने के लिए कह दिया और खुद घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। करीब 3 घंटे के बाद बाबा उस घर के बाहर निकलकर आए और उन्होंने मुखिया को अंदर आने के लिए कहा। मुखिया काफ़ी डर रहा था, लेकिन बाबा के रहते हुए उसे ये बात पता थी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए वो डरते डरते घर के अंदर दाखिल हो गया। बाबा ने फिर से घर का दरवाज़ा अंदर से लगा लिया और बाबा ने मुखिया से पूछना शुरू किया कि तू बता, आज से करीब 4 साल पहले तेरी पत्नी कहीं चली गई थी, कहाँ गई थी तेरी पत्नी? मुखिया ने कहा, बाबा मुझे नहीं पता, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मैंने हर जगह पुलिस में रिपोर्ट की, खुद से मैंने ढूंढा, लेकिन मेरी पत्नी का कहीं कुछ पता नहीं चला। बाबा ने गुस्से से तुरंत कहा, धूर्त पाखंडी, तू ये बात मुझसे छुपा रहा है? तू जानता है ना कि मुझसे तू झूठ नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं छुपा सकता। तेरे पाप कभी ना कभी सामने तो आने ही थे, और वैसे भी तेरी पत्नी ने जानबूझकर तेरी इस दुलारी बेटी का शरीर लिया है, क्योंकि वो इससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, तो उसके लिए इसके शरीर पर हावी होना कोई मुश्किल बात नहीं थी। और तूने तेरी पत्नी की हत्या की है, हत्या करके उसे उसी बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, इसलिए उसकी अतृप्त आत्मा 4 सालों से उस बरगद के पेड़ पर बैठकर तेरे वहाँ आने का इंतज़ार कर रही थी। तू तो वहाँ कभी गया नहीं। उसे सुनीता मिली तो उसने उसे कब्जे में ले लिया। वो अपना बदला चाहती है,
वो अपना बदला पूरा करने के लिए यहाँ पर आई है। फिर अब मुखिया ने सारी बातें उगलना शुरू कर दी। उसने कहा, बाबा मैं उसे मारता नहीं तो और क्या करता। वो एक नंबर की कुलक्षणी कुलटा थी। वो मुझे धोखा दे रही थी। वो आधी आधी रात में वहीं उस बरगद के पेड़ के पास जाया करती थी किसी से मिलने के लिए। फिर बाबा ने कहा, तेरा दिमाग बहुत ही गंदा और घटिया है। वो तुझे कोई धोखा नहीं दे रही थी। वो वहाँ सिर्फ अपनी गोद हरी करने के चाह में जाती थी। वो एक ऐसे पाखंडी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई थी जिससे मिलकर उसे लगता था कि वो कुछ महीनों की तंत्र पूजा करके अपनी गोद हरी कर सकती है, और तूने उसी के साथ उसे रात में वहाँ मिलते जुलते देखा और तूने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। तूने उसे मार डाला। इसलिए आज भी वो इसी इंतज़ार में बैठी थी कि वो एक बार अपने सच्चे होने की सफाई दे सके और तुझसे अपनी मौत का बदला ले सके। उसे तेरे ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा था। उसे पता था कि अगर तू कभी भी ये चीज़ें जान भी जाएगा तो तू उस पर विश्वास करेगा, लेकिन तूने उसका विश्वास तोड़ दिया। इस वजह से वो एक दुखी और इतनी प्रचंड आत्मा बन गई है। उसे मुक्त कराना बहुत मुश्किल है। ये बात सुनते ही मुखिया की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। वो ज़मीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अब अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी थी जिसको अब किसी भी तरह से सुधारा नहीं जा सकता था। उसने सुनीता के शरीर में घुसी अपने पत्नी के आत्मा के पैर पकड़ लिए, उससे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उसकी पत्नी उससे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसका भी मन तुरंत अपने पति के लिए पिघल गया। उसने तुरंत अपने पति को उसकी सारी की हुई गलतियों के लिए माफ़ कर दिया। ऐसा लगा जैसे सिर्फ वो वहाँ पर खुद की सच्चाई बताने के लिए, और खुद वो कितनी निर्दोष और पवित्र थी, बस यही बताने के लिए आई थी। उसने तुरंत ही जैसे अपने पति के आंखों में इतने ज़्यादा पछतावे के आंसू देखे, उसका दिल पिघल गया और उसने तुरंत अपने पति से, तांत्रिक बाबा से कहा, बाबा शायद मुझे यही चाहिए था। मुझे ये उम्मीद थी कि मेरे पति मुझे समझेंगे। ठीक है, उन्होंने उस समय मेरी बात नहीं सुनी, मुझे गलत समझा इसलिए मार दिया, और मैं मेरे पति के नज़र में मरने के बाद भी एक गिरी औरत बनकर रह गई, जो कि मेरे जैसी पवित्र स्त्री कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शायद इसीलिए मेरे आत्मा को शांति नहीं मिली। अब जबकि मेरे पति को मेरे बारे में सारी सच्चाई पता है और वो पछता भी रहे हैं, अब मेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए कोई रास्ता निकाल दीजिए। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। फिर तांत्रिक बाबा ने कहा, तू चिंता मत कर बेटी, सारे उपाय तेरे लिए मैं करूँगा। और मुखिया और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगा। वो अपनी पत्नी से विनती करने लगा, चाहे जो भी हो तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सारी बातें सुनकर जैसे जैसे मुखिया रो रहा था और अपनी पत्नी को रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, पत्नी के मन में जो भी घृणा, ईर्ष्या या तकलीफ थी, सब एक झटके में जैसे खत्म हो गई और उसने तुरंत ही सुनीता का शरीर छोड़ दिया। उसके बाद जो भी क्रिया उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए करनी थी, वो सारी क्रियाएं संपूर्ण की गईं। मुखिया ने उस बरगद के पेड़ के नीचे से अपनी पत्नी की अस्थियां निकालकर उसका ठीक तरीके से दाह संस्कार और सारे क्रियाकर्म की विधि की। उसके बाद कभी भी किसी ने उस बरगद के पेड़ के आसपास ऐसी कोई साया या किसी परछाई को
कभी नहीं देखा। आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि हमारा ये छोटा सा परिवार जल्दी से जल्दी एक बड़ा परिवार बन सके। और थैंक यू सो मच मेरे उन सारे दोस्तों को जो हमेशा टाइम पे अपना कमेंट्स देकर मुझे फीडबैक देते रहते हैं। आप प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।